हेलो, प्रेज द लॉर्ड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है प्रभाष कुमार। कोर्स चल रहा है हमारा रियल एनालिसिस का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन सीख लिया था और मुझे उम्मीद है कि वो लेक्चर से आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी तरह से बन गया होगा और साथ ही साथ आप उसको यूज़ करना भी आ गया होगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग फिर से सीक्वेंस को रिज्यूम कर रहे हैं। तो सीक्वेंस में अब उसका इम्प्लीमेंटेशन लगेगा। जो कुछ भी हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा सीखा उसका इम्प्लीमेंटेशन लगेगा इस पर्टिकुलर आगे वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सीक्वेंस हमारे पास नल सीक्वेंस। सो पुट द हेडिंग नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस। तो इसका डेफिनेशन लिखो। अ सीक्वेंस AN is called null sequence if and only if AN converges to 0। सो अगर AN कन्वर्ज कर रहा है 0 से 0 तक, तब हम उसको वैसे सीक्वेंस को बोलेंगे नल सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको दूं 1/n, 1/2n, 1/n² एंड सो ऑन, तो ये 0 पे कैसे कन्वर्ज कर रहा है देख लेते हैं। 1/n कैसे 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। सपोज अगर आपके पास सीक्वेंस है 1/n, तो यहां से an को लिख सकते हैं 1/n। सारे टर्म्स निकाल लो, एटलीस्ट 5-6 टर्म्स निकाल लीजिए। सो a1 ये हो जाएगा, a2 इज 1/2, a3 1/3, a4 1/4, a5 1/5, a6 1/6, a7 1/7। रियल नंबर लाइन बनाइए और इस लाइन पे ये सारे पॉइंट्स को लोकेट करिए। 1 है तो मान लेते कहीं होगा ना। अगर यहाँ पे सपोज लेट से 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, कुछ पॉइंट्स आप शो कर दो। अब इसके बाद सारे पॉइंट्स को लोकेट करना शुरू करिए। पहला टर्म है 1, तो यहाँ पे आएगा। फिर है हाफ, यहाँ पे आएगा। 1/3 0.33 यहाँ पे आएगा। 0.25 यहाँ पे। फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे होता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। सो एवरीथिंग इज गेटिंग कन्वर्ज्ड टू 0। सो क्योंकि ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज हो रहा है, सो दैट इज वाई दिस इज अ नल सीक्वेंस। सेम थिंग यू कैन टेस्ट फॉर दीज ऑल। एक थ्योरम है उसको लिखते हैं। सीक्वेंस थ्योरम सेज a sequence AN is null sequence if and only if the sequence mod of AN is a null sequence, is a null sequence। मैथमेटिक्स में टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा होगा इफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। और इसका मतलब भी होता है
डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन मतलब जो स्टेटमेंट इधर लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट इधर लिखा हुआ है, तो इफ दिस देन दिस, और इफ दिस देन दिस, मतलब इट्स अ टू वे इम्प्लीकेशन। सिंगल इंप्लाइज दैट का मतलब होता है अगर लेफ्ट वाला सही है तो राइट वाला, राइट वाला हो तो लेफ्ट वाला, राइट वाला सही हो तो लेफ्ट वाला, हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टू वे इम्प्लीकेशन में आपको दोनों कंडीशंस मैंडेटरी है कि अगर आपको इस तरह का थ्योरम दिया है तो इसको शो करने के लिए आपको ये अजम्पशन लेना पड़ेगा और इस अजम्पशन से आपको ये शो करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम फिर वापस आओ, ये अजम्पशन लेना पड़ेगा और ये दिखा करके ये शो करना पड़ेगा। जब दोनों साइमल्टेनियसली आप दिखा देते हो तभी ये थ्योरम होता है प्रूफ। ठीक है, तो ये जो डबल इम्प्लीकेशन है, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, दिस इज नल सीक्वेंस। इसका मतलब सीक्वेंस an इज नल सीक्वेंस। और राइट हैंड साइड में मॉड ऑफ an इज नल सीक्वेंस। ऑलराइट, तो हमको ये प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हम गिवन लेंगे और उसके बाद ये दिखाएंगे, फिर ये गिवन लेंगे, फिर ये दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन कि इफ दिस सीक्वेंस इज अ नल सीक्वेंस देन, तो हम तो पता है कि an कन्वर्जेस टू 0, ये होगा ना। इसका मतलब लिमिट n व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी शुड बी इक्वल टू 0। कल हम लोगों ने सीख लिया है कि कैलकुलस वाले ये लैंग्वेज को कैसे रियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। सो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट a positive integer m such that इसको क्या लिखते हैं, mod of an minus 0 is less than epsilon for all n greater than equal to m। अब मजा आएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं, अब मजा आएगा। अब आपको ये वाला लैंग्वेज छोड़ दोगे, अब आपको बोलेगा सर यही लैंग्वेज बेस्ट है, मजा आता है इसको लिखने में। सीखा है ना हम लोगों ने, काफी डेप्थ से सीखा है। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट दिस, तो अगर कुछ यूं लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आपको दिखाना क्या है बाबू, आपको दिखाना है कि मॉड ऑफ an का लिमिट लगाओ तो वो 0 आना चाहिए। तो मॉड ऑफ an यहाँ पे चाहिए हमें, तो इसका मतलब उसको हमको यहाँ पे कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। सो इस चीज़ को, अब ये जो मॉड an है, ये जो an है -0 क्या हो गया, ये ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ an, अरे an -0 मॉड n इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। कोई दिक्कत, जादू देखो। इसी चीज को हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ an, अरे बोलो, मॉड है जैसे ये रहा -2, दिखा देते हैं, इसका मॉड निकालो, क्या होगा 2। सर ये जो -2 है ना, इसका मॉड है ना, इसका मॉड कर दो सर। तो -2 का जो मॉड है वो तो 2 आया है, इसका मॉड कर दो सर तो वो तो 2 आएगा। तो हम बोल नहीं सकते कि अरे बउआ ये एक ही चीज़ होता है, फालतू का जितना मॉड लगाना लगाओ। हम तो जानबूझ करके लगाए हैं क्योंकि हमारा काम बनेगा इससे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m।
अब इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। आ गया। अभी आपको सिखाए थे ना कि जब कभी भी ऐसे लिखा रहता है तो उसका मतलब ये होता है। तो मतलब मॉड के अंदर समथिंग माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन रहता है, तो माइनस के बाद जो होता है ना वो राइट हैंड साइड होता है, और माइनस के जस्ट पहले जो होता है वहाँ पे लिमिट लगा होता है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो जीरो है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको यहाँ डाल दें और n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें, ये पे जीरो है तो जीरो हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर मॉड ऑफ an कन्वर्जेस टू, नहीं यहाँ पे क्या क्या कन्वर्ज कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ an कन्वर्जेस टू जीरो। सो अगर मॉड ऑफ an कन्वर्ज कर रहा है जीरो को, सो देयरफॉर द सीक्वेंस मॉड ऑफ an इज अ null sequence, is a null sequence. So this is the first part, ये पहला पार्ट हो गया। फिर आपको, तो आप लेफ्ट से राइट गए, अब एक काम करो राइट से लेफ्ट चले आओ। इफ mod of an is a null sequence, then mod of an converges to क्या होगा, जीरो। सो अगर ये कन्वर्ज कर रहा है जीरो, तो इसका मतलब हम लिमिट लिख सकते हैं mod of an n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत? अब इसी चीज को रियल के लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, अब मजा आएगा। बोला ना इतना इंटरेस्टिंग है ना ये, एक बार आप सीख जाओगे ना फिर नशा ही नशा है, फिर मजा आ जाएगा। आपको मन करेगा अरे कैलकुलस छोड़ो, क्या है, एकदम हाई लेवल वाला चीज करते हैं ना अपन, कैलकुलस रियल करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that mod of an minus 0 is less than epsilon for all n greater than equal to m, बराबर। अब यहाँ पे mod of an minus 0 क्या लिख सकते हो, mod of an less than epsilon for all n greater than equal to m। mod का mod the remains number, मतलब ये तो पॉजिटिव ही होगा ना। mod of an, यहाँ पे ये चीज को करोगे तो ये क्या बन जाएगा, an। सो दिस यू कैन राइट an mod of an इज लेस देन, अरे नहीं समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, देखो -2 था, कितना आता है इसका वैल्यू, 2 आता है, और मैं बोल रहा हूं कि mod of -2 ये बताओ। सो mod of -2 इज नथिंग बट बउआ mod of -2 ओनली ना, यस और नो। क्यों? क्योंकि इसका आंसर तो आ गया 2 और इसका मॉड हो गया 2, सो mod of -2 इज 2, सो दिस बराबर ना, तो दिस मतलब दिस लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे इसको भगा के mod an लिख सकते हैं ना। सो mod an इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, an माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब इस चीज को लिमिट में कन्वर्ट करो, क्या सिखाया, इधर जो रहता है मॉड के अंदर उस वहां पे उसका लिमिट लेते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराते हैं, और राइट हैंड साइड में जो रहता है उसको 0 करा देते हैं। तो इससे क्या पता चला, देयरफॉर hence an converges to 0, therefore the sequence an is a null sequence।
हो गया प्रूफ? डर लगा प्रूफ करने में? अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप चीज़ों को बारीकी से पढ़ते हो और एक एक करके डिकोड करके पढ़ते हो, देखो ना, मेरे को कितने लेक्चर्स लगे, उतना लेक्चर्स एक्चुअली कायदे से अगर बनाऊं, मतलब अगर उड़ा उड़ा कर पढ़ाऊं तो उतना लेक्चर लगता नहीं है, लेकिन जानबूझ करके एक एक छोटे छोटे चीज़ को विजुअलाइज करा करके, नंबर में कन्वर्ट करा के, एग्जाम्पल्स दिखा करके समझाया है। तो अब अगर नहीं समझ सकते तो मुझे नहीं लगता कि और कभी फिर रियल एनालिसिस समझ पाओगे, कि बहुत डिटेल और डेप्थ में ये चीज़ हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो चलिए एक और थ्योरम करते हैं। अब थ्योरम करने में ही मजा आएगा आपको। हो गया ना प्रूफ? नेक्स्ट थ्योरम। Theorem says if Bn is a null sequence, if Bn is a null sequence and mod of An is less than equal to mod of if Bn is a null sequence and mod of An is less than equal to mod of Bn for all n, then the sequence An converges to 0, ये प्रूफ करना है आपको। अब आपको मजे ही मजे हैं, क्योंकि आप सीख चुके हो किस तरह से प्रूफ करते हैं। सो इफ Bn इज अ नल सीक्वेंस, अगर Bn आपका नल सीक्वेंस है और ये है, तो इसका मतलब यू हैव टू गो वन वे इम्प्लीकेशन। इसका मतलब कन्वर्स दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ नहीं दिया है। ठीक है, इट्स जस्ट अ कंडीशन कि ये कंडीशन दिया हुआ है, दिस फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और अगर ऐसी बात है तो आपको सिर्फ ये दिखा देना है। तो ये दोनों कंडीशंस को कंपाइल करेंगे और ये बनाएंगे। तो चलिए देखिए प्रूफ। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन Bn is a null sequence if Bn is a null sequence। किसको बोलते हैं null sequence बुआ? जब वो सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करता है, then this Bn converges to, sorry, not this, if Bn is a null sequence, then Bn converges to 0। ये कैसे पता चला हमें? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। मेरे को देखने दीजिए कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, नहीं तो फिर सब गड़बड़ा जाता है। चलो रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे जान में जान आ गए। So if Bn is a null sequence, then Bn converges to 0 according to definition. That means limit Bn n tends to infinity equals to 0। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं for any given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod of Bn minus 0 less than epsilon for all n greater than equal to n। बराबर।
अब बी एन माइनस जीरो क्या होता है, बी एन, सो मॉड ऑफ बी एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब क्योंकि ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन, है ना ऐसा, फॉर ऑल एन, मतलब बी एन से ए एन छोटा है और बी एन एप्सिलॉन से छोटा है, तो क्या हम ऐसे बोल नहीं सकते कि ए एन भी एप्सिलॉन से छोटा होगा? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सो मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। क्यों? क्योंकि गिवन आपको दिया है ना क्वेश्चन में कि मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ बी एन, तो इस रिलेशन से तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, करेक्ट। अब इस चीज को देखो, दिस कैन बी रिटन एज ए एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं लिमिट के टर्म्स में, दिस इंप्लाइज लिमिट ए एन टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो, हेंस ए एन converges to 0. Therefore, the sequence AN is a null sequence. Actually यही प्रूव करना था, so then this converges to 0, इसका मतलब it is a null sequence. So quite easily done. क्वाड्रेटम डेमोन्स्ट्रेटम हेंस प्रूव्ड। अब मजा आ रहा है, देख रहे हो कैसे प्रूफ यूं यूं बन रहा है, आसान है। नेक्स्ट, सारे डिफिकल्ट चीज ही अब आसान लगेंगे, तो इसलिए घबराना नहीं है, हम है ना, टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। आपको बस मेरे तक बात पहुंचा देनी है कि सर इस चीज में मेरे को तकलीफ हो रही है, ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा जॉब है, मेरा काम है उस चीज़ को खीर, पूड़ी, पनीर, हलवा किस तरह से बना दिया जाए, और इस तरह से बना दिया जाए कि एक बार आप सीख जाओ, समझ जाओ, उम्र भर, जीवन भर कभी ना भूलो, और अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को भी आप बताने के काबिल बन जाओ। नेक्स्ट लिखिए, लिस्ट द, तो चलो कुछ एक्सरसाइज टाइप का क्वेश्चंस करते हैं। लिस्ट द first five terms of the following sequences, कुछ सीक्वेंसेस में लिखूंगा, उसका पहला 5 टर्म आपको बताना है। पहला है ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 के पावर में n। दूसरा ए एन इज इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू 1 और ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 3an प्लस 1। थर्ड ए वन इज इक्वल टू 3, A2 is equal to 5, an plus 2, an plus an plus 1। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला सीक्वेंस है, फर्स्ट इज an इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 के पावर में n। रियल एनालिसिस के कोर्स को करने के बाद आपका सिर्फ PYQs ही नहीं बनेगा, जो भी क्वेश्चन आपके रियल एनालिसिस से रिलेटेड लेके आओगे सब बन जाएगा। आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि PYQs बनाओ, PYQs सॉल्व कराओ। नो नो नो, मुझे पता है कि कब क्या चीज़ किस समय पे देना है, ठीक है। तो जितना गोली दे रहे हैं उतना खाते रहिए, हड़बड़ाइए मत कि PYQs नहीं करा रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस करा रहे हैं। सब करने के लिए सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो करिए इसको। सो पहला टर्म a1 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 के पावर में 1।
So 1 minus 1, that is 0. A2 is equal to 1 plus minus 1 के पावर में 2. So 1 plus 1, that is 2. A3 1 plus minus 1 के पावर में 3, 1 minus 1, that is 0. A4 1 plus minus 1 के पावर में 4, 1 plus 1, that is 2. A5 1 plus minus 1 के पावर में 5, 1 minus 1, that is 0. फर्स्ट 5 टर्म्स बताना है आपको. सो an आपका हो गया 0 2 0 2 0. फर्स्ट 5 टर्म्स लिख दिया और डॉट 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 कर दिया. सेकेंड क्वेश्चन. Second question is a1 is equal to 1, a1 is equal to 1, an plus 1 is equal to 3an plus 1, 3an plus 1, 3an plus 1. चलिए फर्स्ट टर्म है, हमको तो पता है a1 तो 1 होता है. a2 निकालना है तो हम a2 लिखेंगे, n के जगह पे 1 डाल देंगे. तो 3a1 प्लस 1. a1 की वैल्यू है 1, सो 3 प्लस 1, दैट इज 4. a3 चाहिए, सो 3a2 प्लस 1 होगा. a2 की वैल्यू है 4, 4 3s are 12 प्लस 1 13. a4 चाहिए, 3a3 प्लस 1, a3 की वैल्यू है 13, 39 प्लस 1, दैट इज 40. a5 चाहिए, 3a4 प्लस 1, 120 प्लस 1, 121. सो 5 टर्म्स आ गए. सो द सीक्वेंस an इज 4, सॉरी पहला है 1 4 13 40 121 डॉट 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 डॉट. सो 3 2 5. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है. थर्ड सीक्वेंस इज a1 इज 3, a1 इज 3, a2 इज 5, देन an plus 2, an plus 2 is equal to an plus an plus 1. First term is 3, second term is 5, थर्ड टर्म निकालना है तो n की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, 1 डाल दो यहाँ पे. सो a3, सो दिस इज a1 प्लस, और 1 प्लस 1 a2, सो a1 प्लस a2, सो दैट इज 3 प्लस 5, दैट इज 8. नेक्स्ट वी हैव a4, a4 का मतलब पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3, सो 2 3 4, सो यहाँ पे 3 है और ये बन जाएगा 4 निकालना है तो a2 प्लस a3. a5 निकालना है तो a3 प्लस a4. a2 आया हमारे पास 5, a3 है 8, सो 8 5 13. नेक्स्ट a3 है 8, a4 है 13, सो 21. सो द सीक्वेंस an इज इक्वल टू 3 5 8 3 5 8 13 21. बीच में एक ऐसा गूगली क्वेश्चन उठा लेते ताकि आपको क्लैरिटी होता रहे. नेक्स्ट, राइट द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग sequences.
राइट द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। पहला 1 4 9 16, 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट। दूसरा 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5 डॉट 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 डॉट। तीसरा 1 by 3 minus 1 by 9, 1 by 3 minus 1 by 9, 1 by 27, फिर -1 by 81 डॉट 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 डॉट। तो अभी हम लोगों ने सीखा सीक्वेंस दिया हुआ है, जनरल एक्सप्रेशन, उससे हम टर्म्स निकालते हैं। अब यदि अगर आपको टर्म्स दिए हुए हैं तो उसका nth टर्म निकालना है, ठीक है, nth टर्म निकालना है। तो ये एक्चुअली आपको सी साइट में भी आपका हेल्प करेगा। प्रोग्रेशन सीक्वेंसेस एंड सीरीज आपका है ना सी साइट में, तो आप यहाँ पे टेक्निक भी सीख लीजिए कि कैसे हम लोग इसको करते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरह का पैटर्न दे दिया और आपको बोला कि द 70th टर्म इज, और ऑप्शंस दे दिया, तो इसका मतलब ये आप निकालते जाओगे पूरा क्या? नहीं, हम इसका जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे और जितना हमें फाइंड चाहिए होगा 70th, तो n की जगह 70 पुट करके निकालेंगे आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पैटर्न देखना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको पैटर्न्स देखने हैं। तो सीक्वेंस आपके पास दिया है 1 4 9 16 डॉट 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 करते करते। तो सबसे पहले ये मतलब पहला यही सोचो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 4 5 6। तो अगर ऐसा है तो इसका क्या ऐसा करेंगे, इसमें क्या छेड़खानी हुआ है इस नंबर से जो कि हमको पहला टर्म में 1 मिल ही रहा है, दूसरे में 4 मिल रहा है, तीसरे में 9 मिल रहा है। तो आपको पैटर्न देखना है, रिलेशन फाइंड करना है नेचुरल नंबर्स के साथ में। अगर फ्रैक्शंस होगा तो फ्रैक्शंस के साथ करेंगे, अभी नेचुरल नंबर्स है। सो 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पे पहला टर्म आपको बोल रहा है कि 1 है, फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 4, थर्ड टर्म इज 9, नेक्स्ट टर्म इज 16। ठीक है, इस तरह से डॉट 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 दिया हुआ है। इसमें कुछ रिश्ता दिख रहा है आपको, ये 1 और 1, ठीक है, अभी कुछ नहीं पता चला, छोड़ दो। 2 का 4 मतलब दो गुना है, मतलब 2 टाइम्स है, ठीक है, अभी भी श्योर नहीं है। अगर 2 गुना है तो ऑब्वियसली 3 गुना होना चाहिए, लेकिन 3 2 नहीं है, 3 का स्क्वायर है। तो फिर से बैक चेक कर लो, क्या ये भी स्क्वायर है? हाँ है। ये भी स्क्वायर है? हाँ है। सो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे चेक कर लो 4 का स्क्वायर। तो हमें रिलेशन क्या पता चला गया? यहाँ पे कोई भी नंबर n है ना, उसका स्क्वायर कर देना है बस। तो 1 बैठा हो 1 का स्क्वायर होगा, 2 बैठा हो 2 का स्क्वायर होगा, 3 बैठा हो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो an हो जाएगा, सो दैट इज n का स्क्वायर। कैसे निकाला हमने? पैटर्न देख करके, रिश्ता देख करके। So the only technique is to identify the pattern and relation. So आप पैटर्न देखिए, रिलेशन देखिए, उसी से आपको nth टर्म मिलेगा। अब इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं बोलूँ कि इसका 100th टर्म बताओ, या ऑप्शन में आपको दे देगा, सी साइट के प्रॉब्लम में आता है द 101th टर्म ऑफ दिस सीरीज इज, तो क्या करोगे? A101 निकाल दोगे। सो 101 का स्क्वायर कर दो, जो कुछ भी ऑप्शन में होगा उसको टिक मार देना। ठीक है, तो एक सिंपल था। नेक्स्ट लिखिए सेकेंड टाइप। सेकेंड में आपके पास सीक्वेंस है 1 by 2, 2 by 3, 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। चलो फिर से नेचुरल नंबर्स पे आते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 फ्रैक्शंस हैं, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर देखो, सिर्फ सीरियली नेचुरल नंबर रिपीट हो रहे हैं।
1 2 3 4, ओके। नीचे में देखिए कि जो यहां पे है उसका एक ज्यादा रिपीट हो रहा है, मतलब ये जो कुछ भी है उसका एक ज्यादा है। 1 है तो यहां पे 2 है, 2 है तो यहां पे 3 है, 3 है तो यहां पे 4 है, 4 है तो यहां पे 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऊपर में न्यूमरेटर में सपोज हम इसको जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन के लिए हम ट्रीट करें, सपोज n, मतलब n कि n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, तो चेंज होता जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन में तो डिनोमिनेटर भी है, तो इसका एक ज़्यादा है, तो यहाँ क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, सो ये बन जाएगा an। अब इसका पूछ ले आपको 70th टर्म, तो निकाल दोगे 70/71। समझ में आया? नेक्स्ट थर्ड सीक्वेंस इज 1/3 -1/3, 1/3 -1/9, फिर 1/27, फिर -1/81, फिर डॉट 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 डॉट। चलो नेचुरल नंबर्स पे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पैटर्न में देखिए कहीं पे भी आपको इवन नंबर्स दिख रहा है क्या? कहीं पे भी इवन नंबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो हमें इवन से कोई मतलब नहीं, काट डालेंगे इसे, कोई मतलब नहीं। सारे ऑड नंबर्स का खेला है तो फिल्टर आउट कर लेते हैं। 1 3 5 7 9, लेट्स से सपोज पहला टर्म आपको दिख रहा है न्यूमरेटर, सॉरी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर देखो 1 -1 1 -1 1 -1, इसलिए इसके न्यूमरेटर में अगर होगा तो 1 होगा या -1 होगा। तो यदि अगर हम 1 लेकर के रेस्ट्रिक्शन कर देंगे तो माइनस कभी नहीं आ सकता। लेकिन हमको इतना पता है कि -1 पे अगर हम पावर n लगा देंगे, -1 पे अगर हम पावर n लगा देंगे तो मेरा ऑल्टरनेट तो जा सकता है। n की वैल्यू 1 करेंगे तो माइनस आएगा, n की वैल्यू 2 कर देंगे तो +1 आ जाएगा। तो हमें तो ऑल्टरनेट चाहिए, बट एट द सेम टाइम पहले हम देख लेते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में देख लेते हैं। यहां पे आपको क्या चाहिए, 3 9 27 81, तो इसका मतलब ये सारे 3 के पावर्स दिख रहे हैं आपको, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 27। तो नीचे में तो हम जो कुछ भी है वो 3 के पावर में n ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 आना चाहिए, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 स्क्वायर मतलब 9 आना चाहिए, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 क्या 9 होते 27 आना चाहिए। ये तो चल रहा है, लेकिन फर्स्ट टर्म मेरा पॉजिटिव चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर -1 के पावर n करेंगे तो फर्स्ट टर्म निगेटिव आ जा रहा है, तो क्या करना चाहिए हमको, इसको पावर कुछ ऐसा देना चाहिए कि फर्स्ट टर्म मेरा पॉजिटिव हो और सेकेंड टर्म मेरा निगेटिव हो, थर्ड टर्म पॉजिटिव हो, सेकेंड टर्म निगेटिव, फिर फोर्थ टर्म निगेटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमें ऊपर में मिल जाए। नीचे देखो सब ठीक है, पावर 1 जाएगा ठीक है, पावर 2 पावर 3 पावर 4। तो अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इंस्टेंस के लिए और n की वैल्यू अगर हम 1 बैठाते हैं तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है चलो मिल तो गया। लेकिन सेकेंड टर्म के लिए n की वैल्यू तो हमें 2 डालनी है, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे 2 डालनी है, तो 2 पुट कर दो, 2 2 जा 4, 4 भी इवन आ जाएगा, तो जो हमारा पर्पस रिजॉल्व नहीं हुआ। तो हमको सेकेंड टर्म पे निगेटिव चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे n रहने देते हैं और अगर हम +1 करते हैं तब देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट टर्म डालो तो 1 + 1 2, -1 के पावर में 2 तो 1, तो आ गया। सेकेंड टर्म चाहिए n के पावर में 2, n के जगह पे 2, 2 + 1 3, 3 मतलब ऑड, -1 के पावर में 3 -1 आ गया। यस, सो दिस इज परफेक्ट, हमारा पूरा बन जा रहा है। तो यहां से an क्या बन जाएगा, दिस।
तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा किया मैंने? कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, आपने पैटर्न देखा है और रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द बाउंडेडनेस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द बाउंडेडनेस of the following sequences. Discuss the boundedness of the following sequences. पहला है following sequences, क्वेश्चन कर लीजिए। this an, where an is given by number 1, an is equal to 7, number 2, an is equal to 2n plus 3, 3n plus 4, 2n plus 3 by 3n plus 4, an is equal to third number 1 plus 1 by n के पावर में n। अब सबका आपको बाउंडेडनेस चेक करना है। बाउंडेडनेस मैंने आपको बता दिया कि बाउंडेड तब हो पाएगा जब वो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों साइमल्टेनियसली होगा, या फिर वो बाउंडेड अबव हो सकता है, बाउंडेड बिलो हो सकता है, अनबाउंडेड अबव हो सकता है, अनबाउंडेड बिलो हो सकता है। सो विच एवर लैंग्वेज यू वांट टू यूज, आप इस लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। चलो एक एक करके करते हैं। सो पहला है an इज इक्वल टू 7। सीक्वेंस बनाइए, टर्म्स लिखिए। a1 इज 7, a2 इज 7, a3 इज 7, a4 इज 7, a5 इज 7। 5 टर्म्स हमने लिख दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं an इज इक्वल टू 7 7 7 7 7 डॉट 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 डॉट। रियल नंबर लाइन पे अगर आपको शो करना है तो यहाँ पे 7 दिखा दोगे और यही चीज बार बार हो रहा है। 7 7 7 7 7 7 यही हो रहा है। तो इसका रेंज क्या हो गया? व्हाट इज द रेंज? रेंज इज नथिंग बट अ सिंगलटन सेट है, सिर्फ 7 है। तो क्या ये फाइनाइट है? इज इट फाइनाइट सेट? यस। सो दिस इज अ फाइनाइट सेट, फाइनाइटली सेट। ओके। और क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, साथ ही साथ ये नंबर रिपीट हो रहा है, सो दिस इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस। अब क्या ये बाउंडेड है? यस, क्योंकि बाउंड्री लगी हुई है, दोनों ही बाउंड्री इस पे लगी हुई है। ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। सो दिस इज अ बाउंडेड, सो हम बोल सकते हैं दिस इज अ बाउंडेड सेट। सो देयरफॉर this an is a bounded sequence, which is both bounded above and bounded below. Why? Because this is a bounded set. सिर्फ 7 ही है और कुछ तो कुछ है नहीं इसमें। समझ में आ रहा है? सेकेंड, an is equal to 2n plus 3 by 3n plus 4। टर्म्स निकालिए। a1 is equal to 5 by 7, 2 plus 3
4 + 3, 3 2 5, 4 3 7, A2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 3 7 डिवाइडेड बाय 3 दूनी 6 4 10, 7/10, A3 3 दूनी 6 6 3 9 डिवाइडेड बाय 3 3 9 4 13, A4 4 दूनी 8 3 11 बाय 4 3 12 4 16, A5 5 दूनी 10 3 13 बाय 5 3 15 4 19। तो ये जो सीक्वेंस है इसके टर्म्स हैं कुछ इस प्रकार 5/7, 7/10, 9/13, 11/16, 13/19 एंड सो ऑन। इससे पता नहीं चल रहा है तो आप एक काम करो, कैलकुलेटर तो आपके पास अलाउड है, तो कैलकुलेटर से सबको डेसिमल में लिखना शुरू करो, सबको डेसिमल में लिखना शुरू करिए। 5/7 कैसे करोगे? ये कैलकुलेटर निकालो, यहाँ पे ऑन करो, यहाँ पे देखो फ्रैक्शन दिया हुआ है, शिफ्ट बटन के नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन के नीचे फ्रैक्शन का सिंबल है, देख लो ध्यान से, फिर डालो 5 और नीचे वाला ये प्रेस करके फिर डालो 7 और इक्वल टू डालो, 5/7 आएगा, SD प्रेस करो तो 0.714 आएगा, सो 0.714, 3 डेसिमल प्लेसेस तक ठीक है, आगे बढ़िए, 0.7 हो जाएगा ये, 9/13, 9/13 करो, 0.692, 0.692, फिर 11/16 करो, 0.6875, 0.687, फिर 13/19 करो, 0.684, 0.684, डॉट 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 एंड सो ऑन। आपको क्या दिख रहा है? इसको नंबर लाइन में जब आप एक्सप्रेस करोगे तो स्टार्ट तो हुआ है 0.7 से, तो इधर 0 है, ठीक है, इधर लेट्स से 1 कर लो, 0.7 कहाँ है आपका, इसमें लोकेट कहाँ करोगे? 0.7 ऑब्वियसली 0.5 के थोड़ा बाद होगा, तो मान लेते हैं 0.7 यहाँ पे, फिर फर्स्ट टर्म यहाँ पे, सेकेंड टर्म यहाँ पे 0.714 ये है, थोड़ा सा खिसकोगे 0.7, 0.696, 687, 684, ऐसे करके यूं ऐसे जा रहा है, और किधर कन्वर्ज कर रहा है? किधर कन्वर्ज कर रहा है? इट इज कन्वर्जिंग टू 0, सो द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, कर रहा है ना, द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, करेक्ट। सो क्या हम इसको किस तरह का सीक्वेंस बोल सकते हैं? एक देखो, एक तो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि राइट भी जा सकता है क्या? राइट भी नहीं जा सकता वो, क्योंकि पहला टर्म ही इसका क्या आ गया, पहला टर्म 5/7 है जो यहाँ पे है, पहला टर्म ही 5/7 है जो यहाँ पे है, करेक्ट। सो दिस इज 5/7 और ये 0 के तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब एक बाउंड्री तो इधर भी लग गई है, विच इज नथिंग बट 0, तो ये तो बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है कि नहीं? सो दैट इज व्हाई इट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। सो दिस सीक्वेंस AN is a bounded sequence, bounded sequence, क्लियर हुआ? So this is a bounded sequence.
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, an इज इक्वल टू 1 + 1/n के पावर में n. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, an इज इक्वल टू an इज इक्वल टू 1 + 1/n के पावर में n. इसका टर्म्स लिखते हैं. a1 इज इक्वल टू 1 + 1 के पावर में 1, दैट इज 2. a2 इज इक्वल टू 1 + 1/2 के पावर में 2. सो दिस इज हाउ मच? 3/2 का स्क्वायर, 9/4. a3 1 + 1/3 के पावर में क्यूब, 4/3 का क्यूब. ये हाँ ठीक है, 4 × 16, 16 × 64, 3 × 9 आते हैं 27. a4 1 + 1/4 के पावर में 4, 5/4 के पावर में 4, 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625. सो 625. 4 × 16, 16 × 64, 64 चौक नहीं पता. 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 4, 256. सो 256. अब इसको लिखना चाहो तो लिखो. सो दिस सीक्वेंस को हम लिख सकते हैं. स्टार्ट हुआ है 2 से, 9/4, 64/27, फिर 625/256, 625/256, डॉट 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 ऐसे ही चल रहा है. पैटर्न हमें तो यही चीज़ दिखा है, 1 + 1/n पावर n क्या है, लेकिन यहाँ पे हमें तो देखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है. सो पहला टर्म तो 2 है, 9/4 करो. सो 9/4 2.25, 2.25. 64/27 करो, 2.37. 625 डिवाइडेड बाय 256, 2.44 करो. और ये सिलसिला चलता रहेगा. रियल नंबर लाइन पे आपको दिखाना है तो यहाँ आ जाओ. सपोज 2 है ये, तो पहला टर्म 2 यहाँ पे है, 2.25 यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, और ये सिलसिला चलता ही जा रहा है. कहाँ पे? टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी. सो हम इसको क्या बोल सकते हैं? द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है कि नहीं? सो दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, क्योंकि बाउंडेडनेस चेक करना है ना आपको. सो बाउंडेडनेस चेक करना है. देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, बट दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड. हमें देखने से इस तरह से लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं. ये सीक्वेंस इज एक्चुअली हमको देखो लग रहा है क्या, 2, 2.25, 2.37, 2.44, और ये सिलसिला सपोज चलता चला जाएगा तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा. ठीक है. अब एक काम करो, एक चीज़ दिखाते हैं आपको.
इसमें क्या ऐसा वैल्यू लें जिससे ये आए, रुक जाइए, ए एन ही है। सपोज मैं ए 1000 लेता हूँ समझाने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1/1000 टू द पावर 1000। सो 1 + 0.001 के पावर में 1000। सो ये कितना होगा 1.001 टू द पावर 1000। लेट्स सी कैलकुलेटर ये करता है कि नहीं करता। 1.001 टू द पावर, हाँ आ गया, कैलकुलेटर दे दिया आंसर। तो आंसर आ रहा है आपका 2.7169। समझ रहे हो? तो सुओमोटो प्राइमा फेसी हमको देखने से तो लग रहा है कि ये सिलसिला चलता ही चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं था, ये तो 7 है, सिंगलटन सेट मिल गया। और यहाँ पे इसका जैसे फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म, और फिर इस तरह से करते करते ये तो घट रहा था, ये तो घट रहा है, तो हमें तो पता है कि 0 मिल जा रहा है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं, वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? जब बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि बढ़ता चला जाएगा वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। हो सकता है बीच में कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर रहा हो, ठीक है कि नहीं। तो देखने सुओमोटो देखने से तो लग रहा है ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करते रहो, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तक चला जा रहा है और ये डाइवर्ज कर जा रहा है। सो दैट इज वाई इट इज एन अनबाउंडेड, और ये कर दो अनबाउंडेड। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, जब हम इस तरह का यहाँ पे काफी बड़ा एक्सप्रेशन ले रहे हैं तो अल्टीमेटली 2 पॉइंट इतना आ रहा है, इसका मतलब 3 से कम ही हो रहा है। कुछ भी कर लो 3 से कम ही हो रहा है। तो ये जो सीक्वेंस स्टार्ट हुआ है 2 से और कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है 3 पे, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है। किसके किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में ये सीक्वेंस बाउंडेड है। लेकिन क्या हमें इस डायग्राम से पता चल रहा है? क्या नहीं पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको अब एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो चलिए, सीक्वेंस है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 1 + 1/n के पावर में n। सो 1 + x टू द पावर n, बाइनोमियल थ्योरम से क्या जानते हैं हम लोग? 1 + x के पावर में n क्या होता है? 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x² + n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x³ ये सीखे हैं हम लोगों ने बचपन से, वही चीज़ यहाँ पे डाल दो। 1 + n × nx यही चीज़ है, प्लस n × n-1 n × n-1/2 फैक्टोरियल x² का मतलब 1/n का स्क्वायर प्लस n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x³, सो 1/n का क्यूब एंड सो ऑन। ओके, दिस इज 1 प्लस, यहाँ पे देखो कट जाएगा ये, सो ये हो जाएगा 1 + n² और ये कट जाएगा, नीचे में n हो जाएगा। तो क्या बच गया ये n-1/2n n-1/2n प्लस, फिर यहाँ पे देखो, इसको फिर आप नेग्लेक्ट कर सकते हो ये सारे टर्म्स, क्योंकि दैट टर्म्स आर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई रीअरेंज करते हैं। रुक जाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे, काटते नहीं है अभी, रुक जाइए। देखो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n × 1/n,
फिर n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 बाय n का स्क्वायर. सो an इज इक्वल टू दिस. सो an इज इक्वल टू, इसको ले लो, सो 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 बाय n स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल 1 बाय n क्यूब एंड प्लस सो ऑन. वी कैन राइट इट लाइक दिस. अब मेरे को बताओ, अगर an की वैल्यू 2 प्लस समथिंग है, इसका मतलब 2 से स्टार्ट कर रही है, तो क्या हम ऐसा बोल नहीं सकते कि an का जो वैल्यू होगा दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2? यस और नो? मैक्सिमम तो 2 ही हो सकता है, मतलब मिनिमम तो 2 ही हो सकता है. 2 प्लस समथिंग है, तो इसका मतलब अगर ये सारे टर्म्स 0 भी हो गए तो 2 तो होगा ही होगा, मतलब 2 से शुरुआत इसका होना है कि नहीं? सो अब इसको यहां पे क्या करो, कैन आई राइट दिस an एज लेस देन, मतलब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन I can write an is less than equal to 2. Sorry, an is greater than equal to 2, not less than. an की जो वैल्यू होगी वो 2 या समथिंग, कुछ समथिंग होगा ना, तो उसको छोड़ दो. an is equal to 2 प्लस समथिंग है, तो हम यहां से तो लिख सकते हैं an is greater than equal to 2, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. ऑल्सो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, an की जो वैल्यू है अगर 2 प्लस ये है तो 2 को गायब कर देंगे तो an की वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी. अरे an की वैल्यू सपोज 2 को गायब कर दो तो an की वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी, है कि नहीं? सो an इज लेस देन व्हाट? n इन n माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बाय n स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल 1 बाय n स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल 1 बाय n क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट. इस तरह से हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. अब इसको हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई. सो सिंप्लीफाई करिए. an इज इक्वल टू दिस, an इज इक्वल टू ये, और an को हम लिख सकते हैं 2 प्लस ये. छोटा टर्म, रुक जाइए, ओके. नाउ सी, इसको देखो, इसको ऐसे नहीं करेंगे तो हमें तो पता चला कि an की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और साथ ही साथ इस वाले एक्सप्रेशन से ये सारी जो टर्म्स है ना, ये सब को आप क्या करो, सिंप्लीफाई करो थोड़ा. सो हम लिख सकते हैं an, पहले हम इसको इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं, इसका मतलब 1 प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन 1 प्लस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई n स्क्वायर, n इंटू n माइनस 1 बाई n स्क्वायर इंटू 1 बाय 2 फैक्टोरियल लिख दे, प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, सॉरी बाई n क्यूब n cube into 1 by 3 factorial and so on. We can write it like this. So an is equal to 1 plus 1 plus, अब इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा ये 1 minus 1 by n, 1 minus 1 by n into 1 by 2 factorial प्लस इसको करो मल्टीप्लाई.
सो दिस विल बी, यहाँ पे इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये कट जाएगा और बचेगा क्या, n माइनस वन n माइनस टू डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर और 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसा कर देंगे। अब देखो an का मतलब अगर ये है तो इस वाले एक्सप्रेशन से हम ऐसा तो बोल ही सकते हैं कि an जो होगा वो लेस देन होगा अगर हम यहाँ से ये सारे फैक्टर्स को अगर हम भगा दें तो उससे तो छोटा हो सकता है। सो वी कैन राइट लेस देन व्हाट, लेस देन 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 फैक्टोरियल, इसका मतलब 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, और ये करते 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 इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक आप जाओ, लेट से आपका n फैक्टोरियल तक है। सो हम लिख सकते हैं an इज लेस देन 1 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसके अलावा वी कैन ऑल्सो राइट an इज लेस देन 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 2 का क्यूब एंड सो ऑन 1/2 n minus 1. So we can write it like this as well. So ये कंप्लीट करने के बाद we can write an is less than 1 plus, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो, अब लिख सकते हैं सम ऑफ, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, 3 प्रोग्रेशन होता है हमारे पास में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज में होता है कि सारा इक्वल डिफरेंसेस से ऐड होते रहता है। हार्मोनिक मतलब अपोजिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक, और फिर ज्योमेट्रिक मतलब सेम कॉमन रेशियो। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r to the power n by 1 minus r, where r is what, common ratio, common ratio लिख सकते हैं। a is the first term और this is sum of n terms। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में sum of n terms यहां से स्टार्ट करेंगे ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक n-1 है, और ये भी ले लो तो ये टोटल n टर्म्स हो गए। विथ कॉमन रेशियो क्या है, विथ कॉमन रेशियो क्या है, इसको डिवाइड करो 1/2, इसको डिवाइड करो 1/2, विथ r इज इक्वल टू 1/2 एंड फर्स्ट टर्म इज व्हाट, फर्स्ट टर्म इज 1। सो व्हाट इज सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज 1 minus 1/2 to the power of n divided by 1 minus 1/2, इसको करिएगा। सो 1 minus 1 power 2n divided by, ये हो जाएगा हाफ, तो इसका मतलब 2 times 1 minus 1/2 to the power of n। सो ये एक्सप्रेशन मिल गया है 2 into 1 minus 1/2 to the power of n। So an is less than 1 plus, ये इसका जो सम आया है वो लिख देते हैं, 2 into 1 minus 1/2 to the power of n। Now let us find it out। So we can write an is less than 1 plus, मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस, और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ n कर देते हैं। सो an इज लेस देन 3 माइनस 2/2 टू द पावर ऑफ n। अब यहाँ पे जो 2/2 टू द पावर ऑफ n है, यहाँ जो भी मर्जी आप कर लीजिए, कुछ भी आप कर दो,
कोई भी फर्क नहीं पड़ता इससे, जो कुछ भी अब होगा तो हम इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को 3 से तो छोटा ही मानेंगे, 3 से तो बड़ा नहीं हो सकता। तो ये इसका ये मतलब हो गया कि मैक्सिमम तो 3 होगा ना, मैक्सिमम तो 3 होगा। अगर n सपोज इन्फिनिटी भी जाता है तो 2 टू द पावर इन्फिनिटी मतलब हाईएस्ट वैल्यू, और ये डिवाइड कर दोगे 0, सो 3 माइनस 0 इज 0, मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 3 तक, 3 से बियॉन्ड नहीं जा रहा है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में हमने क्या किया था, फिर से समझ लीजिए। अभी an ये मिला है, an को जब हम टर्म्स डाल रहे थे तो कुछ यूं मिल रहा था, और ऐसे सुओ मोटो प्राइमा फेसी देख के लग रहा था कि ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो जब कभी भी आपका सीक्वेंस के टर्म्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएं तो बी वेरी कॉशियस। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, तो डिक्रीज हो रहा था तो हमको पता है कि ये 0 पे ही अप्रोच करेगा, उससे और डिक्रीज नहीं जाएगा, ठीक है, इसका 0 पे ही अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ये सीक्वेंस तो बाउंडेड है हमारा, ठीक है ना। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जैसे ही इंक्रीज कर रहा है तो हमें तो पता है कि कहाँ पे क्या होगा, तो उस हिसाब से लेट अस राइट an को पूरी तरह से बाइनोमियल के टर्म्स में हमने एक्सप्रेस किया है, एक्सपैंड किया है, और एक्सपैंड करने के बाद हमें पता चला कि an जो होगा वो 2 प्लस समथिंग होगा, 2 प्लस समथिंग तो होगा। तो इतना तो पता चला कि 2 मिनिमम होगा ही होगा, 2 से कम हो नहीं सकता। तो एक साइड का बाउंड्री तो मैंने निकाल लिया, फिर निकालना है कि मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है। तो उसके लिए हम ये चेक करेंगे कि an छोटा किससे हो सकता है। तो इस पूरे ही एक्सप्रेशन से इसको हमने इस तरह से कुछ लिखा है। तो an का वैल्यू अगर ये है तो हम क्या लिख सकते हैं, an शुड बी लेस देन समथिंग। तो समथिंग जो है उसको हमने क्या कर दिया, ये टर्म्स को उड़ा दिए और यहाँ पे फैक्टोरियल के टर्म्स में चीज़ों को लिख डाला, ठीक है। उसके बाद कि अगर an इससे छोटा है तो जाहिर सी बात है ये इससे भी तो छोटा होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल यूज हुए हैं, 2 का फैक्टोरियल यूज हुआ है, 3 का फैक्टोरियल यूज हुआ है, तो इससे और छोटा कर दे रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ा दे रहे हैं, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, पूरा टर्म और छोटा हो जाएगा। तो इससे छोटा ये हो सकता है, तो an इज लेस देन दिस, ऐसा कर सकते हैं। फिर यहां से जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि इसका समेशन ऑफ n फैक्टोरियल्स ये हमें नहीं पता, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। वी हैव टेकन हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज सच दैट कि हम उसका n टर्म्स का सम निकाल पाए, और निकालने के बाद हमें कुछ यहाँ पे मिला, और ये भी पता चला कि an का जो वैल्यू है, सो दैट इज, साइड से खत्म होगा, an का जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 3। तो वी नो दैट फ्रॉम, यहाँ से इसको लिख दीजिए नंबर 2, यहाँ देखो इसको नाम दे नंबर 1 और इसको और इसको नाम दीजिए नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 an का जो वैल्यू किसके किसके बीच में घूम रहा है, an का जो वैल्यू हमको पता है कि ये 2 तो हो सकता है, तो इसीलिए लेस देन इक्वल टू है। 3 होने का संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये 0 का होना संभावना बहुत कम है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं लेस देन 3। एग्जैक्टली 3 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको ये 0 होना पड़ेगा, और 0 होने के लिए बहुत बड़ा नंबर, कितना बड़ा आप लोगे, सो दैट इज वाई इट इज बाउंडेड। सो हम लिख सकते हैं हेंस सीक्वेंस an is bounded, okay, so this sequence is bounded. मैं एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ, स्लाइड लिखने का तो जगह है नहीं, यहाँ पे दे देता हूँ। एक होमवर्क क्वेश्चन आप प्लीज करिएगा, ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने का, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय डेफिनेशन शो दैट, बाय डेफिनेशन शो दैट number 1, the sequence 1 by n square
converges to 0, converges to 0. Second, the sequence 1 by 2n converges to 0. मतलब डेफिनेशन से आपको क्या है ना कि आपको फाइंड नहीं करना है कि किस पे कन्वर्ज कर रहा है, तो डेफिनेशन का जो लैंग्वेज है उससे हमें शो करना होता है, दिखा देना होता है, और कैलकुलेशन जो पार्ट होता है उसके लिए हम लोग लिमिट निकालते हैं. सो कैलकुलस एंड रियल एनालिसिस एक्चुअली गोज हैंड इन हैंड. तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका ही सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और इसको लैंग्वेज को और प्रॉपर तरह से समझने का कोशिश करेंगे. आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा लेक्चर. प्लीज़ अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ भी थोड़ा बहुत भी आपके ज़िंदगी में कोई इफेक्ट आ रही है, थोड़ा बहुत भी वैल्यू एडिशन हो रहा है आपके नॉलेज में रियल एनालिसिस के, प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए और सारे ग्रुप्स में सब जगह फैला दीजिए, सोशल मीडिया पे सब जगह फैला दीजिए, रीच बढ़ाइए, क्योंकि रीच बढ़ेगा तो चैनल ग्रो करेगा, चैनल ग्रो करेगा तो मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो जाहिर सी बात है मुझे और अच्छा एनर्जी मिलेगी कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंच पा रहा है. वरना मैं इतना मेहनत करके जो बना रहा हूँ और मान लीजिए कोई देख ही नहीं रहे हैं या फिर किसी के लाइफ में वो चेंजेस ही नहीं आ रही हैं, उन तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो फिर मेरा सारा मेहनत हो जाएगा बेकार. तो अभी जो मैं यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये कहीं और इन्वेस्ट कर रहा होता तो मेक श्योर कि डिमोटिवेशन का लेवल, मतलब मोटिवेशन का लेवल कम ना हो और सब प्रॉपर तरह से अच्छे से चल रहे. मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.